तो वेलकम यू ऑल गाइस। तो आज मैं आपके लिए एक नया सेशन लेकर के आया हूँ विच इज़ वेरी मच डिमांडिंग एक्चुअली। और आपको अगर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अगर मैथ्स के अंदर 10 आउट ऑफ 10 टारगेट करना है तो वो जो क्लास है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग द मैप आइटम्स विच आर गोइंग टू कम इन द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 12th ज्योग्राफी। और इससे भी इम्पोर्टेंट, अभी आप सभी सुन रहे हैं ओएसएम आ गया है। तो ओएसएम के अंदर कुछ थोड़े डायरेक्शंस आए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे कि नई जो सीबीएसई की जो गाइडलाइन आई है, अ, इस मामले में सीबीएसई ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि आपको जो मैप आपकी कॉपी के साथ अटैच करना है वो कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जरूर पता होना चाहिए कि आपको मैप कैसे अटैच करना है। पहले हम क्या करते थे, हम कहीं पे भी कॉपी में मैप अटैच कर दिया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमें मैप को सही तरीके से कॉपी में आंसर शीट में कैसे अटैच करना है। वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा, ये एक तरीका हो सकता है मैप को आपकी कॉपी के साथ अटैच करने का। जैसे आपकी जो कॉपी होती है, आंसर शीट होती है, वो ऐसे होती है। सपोज कीजिए कि आपने एक साइड में क्वेश्चन नंबर 28 करा हुआ है, राइटिंग करी हुई है कुछ भी, और आप दूसरी साइड के अंदर मैप अटैच करते हैं। दिस इज ए रॉन्ग प्रैक्टिस। ये आपको नहीं करना है। एक साइड कॉपी के पास, कॉपी के अंदर दो पेजेस होते हैं इस तरीके से। अगर एक साइड लिखा हुआ है, दूसरी साइड अगर आप मैप अटैच कर रहे हैं, तो ये आपको नहीं करना है। दूसरी चीज देखिए, हम जनरली क्या करते हैं, हम मैप्स को कॉपी के या आंसर शीट के सबसे लास्ट में अटैच करते हैं। ये भी हमें नहीं करना है। तीसरी चीज देखिए, ये आपके पास ये एक्चुअली ये जो मैंने फोटो लगाई है, ये सीबीएसई का जो वेबिनार हुआ था वहां से ली है। आप सपोज कीजिए कि आप कॉपी अपनी राइटिंग कर रहे हैं, इस साइड भी लिखा हुआ है, इस साइड भी लिखा हुआ है, और आप यहाँ पर बीच में अपना मैप अटैच करते हैं। ये भी नहीं करना है, ध्यान से देख लीजिए। डू नॉट टाई द मैप्स बिटवीन टू रिटन पेजेस। दो लिखे हुए पेजेस के बीच में नहीं करना है। एक साइड लिखा हुआ है, दूसरी साइड कोशिश करनी है कि आप ना करें। और मैप को सबसे लास्ट में भी अटैच नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कैसे अटैच करना है। कॉपी के दो ब्लैंक पेजेस के बीच में अटैच मैप बिटवीन टू ब्लैंक पेजेस, इट इज ए राइट प्रैक्टिस। ये राइट प्रैक्टिस है। आपको दो खाली पेजेस के बीच में मैप अटैच करना है। ये एक्चुअली ये फोटोग्राफ मेरा लिया हुआ है, और जो सीबीएसई ने जो डिक्लेयर करा है वो है ये देखिए, टू टाई द मैप्स बिटवीन टू ब्लैंक शीट्स आफ्टर कंप्लीटली आंसरिंग द क्वेश्चंस। यानी कि आपको सबसे पहले जितना भी राइटिंग वर्क करना है आप कर लें, क्योंकि हमारे पास जनरली जो आपको पता है कि हमारे पास जो मैप्स के जो क्वेश्चन नंबर होते हैं वो होते हैं 29 एंड 30। तो 29 एंड 30 का मतलब है कि आपका 28 तक आपका पूरा राइटिंग वर्क कंप्लीट हो चुका होगा। उसके बाद आपको लास्ट के जो पेजेस हैं उसमें दो खाली पेजेस के बीच में एक मैप अटैच करना है। फिर आप आगे जाएंगे, फिर दो खाली पेजेस के बीच में दूसरा मैप अटैच करेंगे। बेटा, ये नया सिस्टम आपको ध्यान रखना है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, एक बार आप जरूर जब आप मैप अटैच करो, क्योंकि हम जनरली मैप जो है लास्ट में करते हैं, और हम थोड़ा सा हरी के अंदर क्या करते हैं कि चलो कहीं भी लग गया या कॉपी के पीछे अटैच कर दिया। दैट इज रॉन्ग प्रैक्टिस फ्रॉम नाउ। तो अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल सब्जेक्ट मैटर पर। देखिए, समझिए। नाउ ये आपके पास वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड मैप मैंने क्यों लिया है यहाँ पर वर्ल्ड मैप, आप जरा सोचिए थोड़ा सा। मैंने वर्ल्ड मैप यहाँ पर इसलिए लिया है ताकि मैं एक बार आपको फिर से याद दिला सकूं कि वर्ल्ड के मैप के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट लोकेशंस क्या क्या हैं। तो देखिए, ये क्लास जब आप इसका सब्जेक्ट मैटर स्टार्ट करें उससे पहले आपको करना क्या है, आपको 8 to 10 ब्लैंक वर्ल्ड के मैप्स पॉलिटिकल, 8 to 10 इंडिया के ब्लैंक मैप्स पॉलिटिकल यूज में लेने हैं। और आपको करना क्या है, आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी है। देखो बच्चों, ये 10 नंबर का सवाल है, ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है।
एंड अगर आपको ज्योग्राफी के अंदर फुल आउट ऑफ फुल लाने हैं तो 17 मार्क्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड 10 मार्क्स ऑफ द मैप शुड बी राइट। और अगर आप यहां पर गलत हो जाते हैं तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपको पूरे मार्क्स दिलवा सके। यानी कि 27 मार्क्स तो हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट होने चाहिए, तभी हम फुल की तरफ बढ़ पाएंगे। और हमारा जो चैनल है उसका नाम भी यही है, सेंटम जियो। सेंटम का मतलब होता है 100 आउट ऑफ 100। चलिए देखते हैं, एक बार वापस से याद करते हैं कि वैसे हम बचपन से इस मैप को देखते आ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है थोड़ा सा एक बार देखने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए, ये आपके पास नॉर्थ अमेरिका है, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये आपके पास नॉर्थ अमेरिका है, और ये है आपके पास साउथ अमेरिका। इधर जो ओशियन है ये है पैसिफिक ओशियन। अब आप ध्यान से देखेंगे कि हमें यहाँ पर कौन कौन से कंट्रीज के ऊपर गौर करना है। देखिए, ये आपके पास है कनाडा, और थोड़ा सा कम है, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए, इसके बाद ये आपके पास नॉर्थ अमेरिका है, ये आपके पास मैक्सिको है, राइट। यहाँ आपको देखना है ब्राजील, चिले, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। ये आपको ध्यान लगाना है, आपको कंसंट्रेशन करना है मैप के ऊपर, तभी आप मैप आइटम्स को कर पाएंगे। इधर आप देखें, ये आपके पास पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट है ये कौन सा है, अफ्रीका का। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इन सभी चीजों को, बट हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं पिछली चीजों को भूलते हुए चले जाते हैं। तो एक बार वापस से थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करा रहा हूं। ये देखिए, अटलांटिक ओशियन है, राइट। ये आपका इंडियन ओशियन है, ये आपका पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ईस्ट, सॉरी पैसिफिक वेस्ट, पैसिफिक ईस्ट। ध्यान से समझेंगे, ये आपके पास ऑस्ट्रेलिया है और ये आपके पास न्यूजीलैंड है, राइट। कुछ एक कंट्रीज के बारे में हम बात कर लेते हैं, इंडिया, चाइना, राइट। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे कि कौन सी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो हमें बार बार परेशान करेंगे एग्जाम के अंदर, तो एक बार हम उनको भी लोकेट कर लेंगे। ये आपके पास पूरा का पूरा यूरोप है, राइट। देखिए, ये क्या है भाई, ये क्या है, मेडिटेरेनियन सी। ये क्या है, रेड सी। ये क्या है, बताओ क्या बोलते हैं इसको, गल्फ ऑफ अदन। ये क्या है, पर्शियन गल्फ। ठीक है, चलो एक बार आप ये मैप के ऊपर जरूर लिखें। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, चिले, राइट। दिस इज द यूरोप। यूरोप का भी हम देखेंगे, यूरोप को भी हम थोड़ा सा और माइन्यूटली देखेंगे। और आपके पास ये है इंडियन ओशियन, इधर आपका इंडिया है, ये चाइना है, ये जापान है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है, ठीक है। बीच में इनके तस्मान सी है। खैर, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये मैं आपके लिए स्पेशली यूरोप लेकर के आया हूं, क्योंकि यूरोप का जो पार्ट है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देयर आर टू मच लोकेशंस व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड, नीड टू मेमोराइज फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। देखिएगा, थोड़ा इसको जूम इन करते हैं और थोड़ा सा इसके लोग वर्क करने की कोशिश करते हैं बेटा। देखिए, यस, आपको यहाँ पर कौन कौन से कंट्रीज को याद करना। अच्छा, पहले तो ये देखते हैं, देखो ये आपके पास क्या है भाई, मेडिटेरेनियन, ठीक है। यह है आप, ये आपके पास क्या है, इटली। यहाँ देखिए, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है। एक आपको एक निमोनिक याद रखना है, NBFS। देखिए, NB नीदरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। ये आपको याद करो। ये जो कंट्रीज हैं ये राइन वाटरवे के अंदर हैं, NBGFS, ठीक है। ये और इसके अलावा आपको ये याद रखना है नॉर्वे। ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग,
अगर हमें मैप आइटम सही करने हैं तो हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम डायरेक्टली आते हैं कि हमारे पास सीबीएसई करिकुलम में कौन कौन सी लोकेशंस हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसको 1 आवर के लेक्चर के अंदर खत्म करने की, फिर भी अगर कुछ अगर रिमेनिंग होता है तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लोकेशन। तो आई एम टेकिंग द लोकेशंस फ्रॉम द चैप्टर। ये क्लियरली मेंशन्ड है बेटा, ये कोई मैंने कोई जादू नहीं करा है। जब मैं कोई पेपर नहीं बता रहा हूं आपको, ये ऑलरेडी मेंशन्ड है कि ये ही लोकेशंस आपके एग्जाम में आने वाली हैं। अब आप मुझे बताएं, देखो ये कंट्री है, कंट्री नंबर 1, कंट्री नंबर 3 एंड कंट्री नंबर 2। देखते हैं, अभी अभी हमने मैप में, वर्ल्ड मैप में पढ़ा था, ये कौन सा कंट्री है भाई? कनाडा। व्हाट इज दिस? ऑस्ट्रेलिया। एंड दिस इज रशिया। ध्यान से समझें। अब आप देख रहे हैं ट्रांस कनाडियन रेलवे, और आपके लिखा हुआ क्या है सिलेबस के अंदर? आपका जो सिलेबस है वो कहता है अगर आपके पास मैप पर यहां से अगर लोकेशन आएंगी तो वो पूछेगा नोड्स ऑफ द रेलवेज, नोड्स ऑफ द ट्रांस रेलवेज। ट्रांस कैनेडियन रेलवे मींस इज कनेक्टिंग द टू नोड्स, टू फार नोड्स ऑफ द कनाडा, राइट? अब देखिए ट्रांस कैनेडियन रेलवे का हम ये ऐसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोकेशन पढ़ेंगे वेस्ट की, और फिर पढ़ेंगे ईस्ट की। तो ट्रांस कनाडा का मतलब क्या हुआ? ये आपके पास कनाडा है, ठीक है। वेस्ट में लोकेशन कौन सी है? वेस्ट में जो नोड है वो है वैंकोवर, एंड ईस्ट में जो नोड है वो क्या है? हैलिफैक्स। ठीक है भाई, ऐसे याद करते हैं। चलो, कनाडा का बैंक हेलीकॉप्टर में है। याद कर लेते हैं इसको, क्या दिक्कत आ रही है? कनाडा का बैंक हेलीकॉप्टर में है, यानी कि वैंकोवर इज द वेस्टर्न नोड ऑफ द ट्रांस कैनेडियन रेलवे एंड द हेलीफैक्स इज द ईस्टर्न नोड ऑफ द ट्रांस कैनेडियन रेलवे। एक तो ये पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवेज के नोड्स। इसके अंदर जो वेस्ट में जो नोड है वो कौन सा है भाई? पिट्सबर्ग। और ईस्ट का जो नोड है वो क्या है? व्लादिवोस्तोक। तो what are the nodes of the Trans-Siberian Railways? Saint Petersburg, and this is the Vladivostok. These both are the important industrial location in the Russia. Okay, देखिए the third is ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। तो इसका जो वेस्टर्न नोड है वो क्या है? पर्थ। और ईस्टर्न नोड क्या है? सिडनी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ सिडनी से मिलने गया। ऐसे याद कर लो भाई इसको, क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा, हमने रखा कैसे ओरिएंटेशन? वेस्ट से ईस्ट, यानी कि पहले वाला जो है वो वेस्टर्न नोड है, और जो बाद वाला है वो है ईस्टर्न रोड। ठीक है, वापस से रिवाइज करते हैं। आप भी जब मेरे वीडियोस को देखें तो आप भी एक बार वापस से बोल करके रिवाइज करना। ट्रांस कैनेडियन रेलवेज, वेस्ट में वैंकोवर, ईस्ट में हैलिफैक्स। ट्रांस साइबेरियन रेलवेज, वेस्ट का नोड है सेंट पीटर्सबर्ग एंड ईस्ट का नोड है व्लादिवोस्तोक। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवेज, वेस्टर्न नोड इज पर्थ एंड द ईस्टर्न नोड इज सिडनी। अब आप ये समझिए, आपके ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है, तो मैप में सिर्फ यहीं से आएगा। मैप में सिर्फ पॉइंट है, आर द 3 पॉइंट्स फ्रॉम वेयर द सीबीएसई कैन आस्क क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप थोड़ा सा एक बार अपने दिमाग को खोलिए, मेहनत कीजिए। मैं भी तो आपके साथ साथ मेहनत कर रहा हूं ना, तो आप भी मेहनत कीजिए। देखिए बेटा, हाँ जी, देखिए
वेल, अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ये हमारा ऑलरेडी मेंशन्ड है करिकुलम के अंदर। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू, आई एम ओनली फॉलो whatever is mentioned in the curriculum of the CBSE for your examination. But we are going to learn, we are going to learn the airports. देखिए, अब हम थोड़ा सा टेक्निकली टॉपिक को ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे? फर्स्ट इंस्टेंस में हम जो एयरपोर्ट्स पढ़ेंगे वो अफ्रीका के एंड यूरोप। अब एक तो आप तो ध्यान से, जब भी आपके पास किसी भी कंट्री के ऊपर ये इस तरीके मार्क आएगा और वो आपसे पूछेंगे, तो आपको एयरपोर्ट का नाम लिखना है, कंट्री का नाम नहीं लिखना है। ध्यान से समझ, जब भी आपसे वो पूछेगा इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट और इस तरीके आपको आइडेंटिफाई करने के लिए देगा, आपको कंट्री का नाम नहीं लिखना है, आपको लिखना है नेम और लोकेशन ऑफ द एयरपोर्ट। चलिए सबसे पहले हम देख अफ्रीका के, चलो पहले अफ्रीका का करते हैं, इजी से बढ़ते हैं, ठीक है, इजी से आगे चलते हैं। देखिए अफ्रीका के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो एयरपोर्ट्स पूछे। कौन कौन से एयरपोर्ट्स पूछेगा? एक तो पूछेगा जोहान्सबर्ग और एक पूछेगा नैरोबी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये है कहां, ये तो हमें पता होना चाहिए। तो जोहान्सबर्ग इज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका एंड द नैरोबी इज लोकेटेड इन केन्या। दो लोकेशन खत्म, यानी कि दो लोकेशंस एयरपोर्ट की खत्म। कहां पर? कौन से कॉन्टिनेंट की? अफ्रीका की खत्म, राइट। अब आप देखिए, अब हम यूरोप के देखेंगे एयरपोर्ट। यूरोप के एयरपोर्ट्स थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, आपको कंट्री का पता होना चाहिए। देखिए यूरोप के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे रोम। रोम इज एन इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट ऑफ कंट्री बताएं, इटली। ये भी हमने पढ़ा था ना। पेरिस इज एन इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट ऑफ फ्रांस। बर्लिन is an important airport of Germany. Moscow is an important airport of Russia. Although Moscow, the location of Moscow is in the Europe, and the London is an important airport of UK. है कि नहीं भाई, बताओ? अरे है कि नहीं? लंदन कितने एयरपोर्ट याद किए? बोल बोल के पढ़ो बच्चों की तरह कि सर हमने दो कॉन्टिनेंट्स के वी आर ट्राइंग टू मेमोराइजिंग द एयरपोर्ट्स ऑफ टू कॉन्टिनेंट्स। चलिए देखते हैं अफ्रीका का कौन कौन सा है। अफ्रीका के अंदर जो साउथ अफ्रीका जो है, वहाँ का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग इज आल्सो ए लोकेशन एंड द नैरोबी इज इन केन्या। इसके बाद हम आते हैं यूरोप के अंदर। चलो एक काम करते हैं, हम क्लॉकवाइज चलते हैं। चलो ठीक है, देखो रोम इन इटली, पेरिस इन फ्रांस, लंदन इन यूके, बर्लिन इन जर्मनी एंड मॉस्को इन रशिया। ठीक है, तो अभी हमने दो कॉन्टिनेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड टू कॉन्टिनेंट्स एयरपोर्ट। देखिए आगे देखिए, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे बेटा, एग्जाम को ओरिएंटेशन करके पढ़ेंगे, एग्जाम को दिमाग में रखते हुए पढ़ेंगे, तब जाकर के काम चलेगा। क्योंकि एग्जाम के बहुत ज्यादा दिन बचे हैं नहीं, और ये एक वन ऑफ द टिपिकल टॉपिक है जो कि आप लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे। ध्यान से देखिए भाई, अब हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका के एयरपोर्ट। तो साउथ अमेरिका के एयरपोर्ट्स पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले देखे ब्यूनस एयर्स। ये कहाँ का है? अर्जेंटीना। वेयर इज अर्जेंटीना? दिस इज द लोकेशन ऑफ अर्जेंटीना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो इसको और थोड़ा सा आप कहते हैं तो जूम कर देता हूं, अच्छे से देखते हैं और अच्छे से देखते हैं। देखिए तो ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना, सैंटियागो इन चिली। ठीक है, ध्यान समझिए, लोकेशन यहां पर अगर मार्क आए तो अर्जेंटीना में लगाना है, यहां पर लोकेशन मार्क आए तो आपको चिली में लगाना है। समझ में आई? आगे देखिए, अब हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका के। नॉर्थ अमेरिका के अंदर देखिए, देयर आर टू इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स।
शिकागो, न्यू ऑर्लियंस, बोथ आर इन द बोथ आर इन द यूएसए। ध्यान रखना बेटा, ये जो है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। व्हाट इज इट? इट इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है। अब अगर इस गल्फ ऑफ मैक्सिको के जस्ट पास में डॉट लगा हुआ हो तो आप कौन सा लगा के आएंगे? न्यू ऑर्लियंस। इंटीरियर के अंदर लगा हुआ हो तो शिकागो। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए, तो नॉर्थ अमेरिका के हमने कितने पढ़े? टोटल 3। देखिए, शिकागो, शिकागो के लिए हमने क्या याद किया था भाई? इंटीरियर ऑफ द यूएसए, अंदर की तरफ अगर यूएसए में डॉट हुआ तो हम शिकागो लगाएंगे। न्यू ऑर्लियंस के लिए हमने बात करी इन द गल्फ ऑफ और नियर द गल्फ ऑफ, नियर द गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है। और मैक्सिको सिटी कौन से कंट्री के अंदर है एयरपोर्ट? इट इज इन मैक्सिको, मैक्सिको कंट्री इटसेल्फ। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। देखिए, अब आपको करना क्या है? आपको सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। आगे देखें, हमने कौन कौन से कंट्री के करे अभी तक? हमने कौन कौन से कॉन्टिनेंट के करे एयरपोर्ट्स अभी तक? हमने कंप्लीट कर लिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका। अब हमारे को करने हैं एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया के। चलो सबसे पहले हम देखते हैं एशिया के। देखो, एशिया के एयरपोर्ट्स की बात करूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा कंट्री है? जापान। जापान के इंपॉर्टेंट जो एयरपोर्ट है उसका नाम है टोक्यो। चाइना का जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम है बीजिंग। फिर आ जाओ, आपके इंडिया का जो इंपॉर्टेंट है वो है मुंबई। इंडिया का इंपॉर्टेंट जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? मुंबई नाम है। आगे देखें, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना बहुत ज्यादा, आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना है। देयर आर 2 लोकेशंस इन द वेस्ट एशिया। ठीक है। वन इज जेद्दा एंड द अदर वन इज अदन। तो जेदा इज लोकेटेड इन सऊदी अरेबिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसको बहुत स्पेशली याद रखेंगे, सऊदी अरेबिया। और अदन जो है ये कौन से कंट्री में है? अदन यमन से याद कर लो, अदन यमन, अदन यमन, इस तरीके से याद कर लो। पर आप ध्यान रखना, लोकेशन यहां आएगी तो जेदा लगाना है, इसको एक दूसरे को इंटरचेंज मत कर देना। जेदा को यमन नहीं पढ़ना है, यमन को जेदा नहीं पढ़ना है। ये तो बेटा मेमोराइज करना ही पड़ेगा, इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम ये फाइनल क्लास ले रहे हैं और हम ये मैराथन क्लास ले रहे हैं। तो आपको फटाफट फटाफट चीजों को याद करना है। और मैंने करा क्या है? मैंने जस्ट इनको ऑर्गेनाइज किया है, मैंने कोई नया काम नहीं किया है, बस इनको एक वेल ऑर्गेनाइज कर दिया है। देखिए, द नेक्स्ट इंपोर्टेंट एयरपोर्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज डार्विन एंड द न्यूजीलैंड इज वेलिंगटन। ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? कितने कितने एयरपोर्ट पड़े हैं, वापस से रिवाइज करते हैं, वापस से बोल बोल के पढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। सर हमने पढ़े अफ्रीका के 2 एयरपोर्ट्स, कौन कौन से सर? जोहान्सबर्ग ऑफ द साउथ अफ्रीका एंड नैरोबी ऑफ केन्या। फिर सर हमें पढ़ने हैं यूरोप के। सर हम यूरोप को पढ़ेंगे क्लॉकवाइज, चलते चलेंगे कि सर रोम इन द इटली, पेरिस इन द फ्रांस, लंदन इन द यूके, बर्लिन इन द जर्मनी एंड मॉस्को इन द रशिया। ठीक है। कितने हुए भाई? टोटल हुए आपके पास 2 एयरपोर्ट यहाँ और 1 2 3 4 5 एयरपोर्ट्स यहाँ पर। आगे देखिए, फिर हमने पढ़े सर साउथ अमेरिका के, हमने 2 एयरपोर्ट्स पढ़े सर, ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना, सैंटियागो इन द चिली। फिर हमने देखा कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो यूएस है उसके अंदर कौन कौन से हैं? शिकागो इन द इंटीरियर ऑफ द यूएसए, न्यू ऑर्लियंस नियर द गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको सिटी इन द मैक्सिको कंट्री। राइट। इसके बाद हम आते हैं एशिया पे, वापस देखते हैं सर टोक्यो जापान, सर बीजिंग चाइना, सर मुंबई इंडिया, सर जेद्दा इन द साउथ सऊदी अरेबिया, सर द अदर इज इन यमन। नाउ इन द ऑस्ट्रेलिया वी हैव डार्विन and in the New Zealand they are having Wellington एयरपोर्ट। तो एक बार मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप इसको देखें, मगअप करें, राइटिंग करें अपने पास, जो आपको मैंने कहा था कि जो ब्लैंक मैप है आप उसको लेकर के बैठे, इट विल बी बेटर। ठीक है। आगे देखते हैं, यहां पर आकर हमारे पास जो एयरपोर्ट्स हैं वो खत्म होते हैं। द नेक्स्ट टारगेट इज सी पोर्ट। देखिए,
देखिए, सी पोर्ट्स को भी हम एक साथ याद नहीं करेंगे, इनको ब्रेक करेंगे। देखो, ब्रेक करके अगर पढ़ोगे तो आपको मेमोराइज इजीली होगा। बहुत कम समय हमारे पास एग्जाम का अभी बचा हुआ है, हमें जल्दी से काम करना है। देखिए, ये आपके पास कौन सा ओशियन है भाई? अटलांटिक ओशियन। अब आप ध्यान से देखें, अटलांटिक के लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास यूएसए है, मैक्सिको है, ब्राजील है, उरुग्वे है। इधर आपके पास यूरोप है और इधर आपके पास अफ्रीका है। चलिए देखते हैं। पहले हम सिर्फ इसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। ये जो मैं आपको जो ब्लॉक बता रहा हूँ, आप उधर भूल जाइए क्या है। हम सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे टू seaports, two important seaports of SA। यूएसए के सीपोर्ट्स हम, यूएसए के अंदर आप ध्यान रखेंगे, यूएसए का जो ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पर जो इंपोर्टेंट जो आपके पास जो सी पोर्ट है वो है न्यूयॉर्क। और अभी हमने बात करी थी कि सर ये लोकेशन क्या है? सर ये लोकेशन है गल्फ ऑफ मैक्सिको। इस गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर अगर आपसे लोकेशन पूछे तो दैट इज न्यू ऑर्लियन। व्हाट इज दैट? न्यू ऑर्लियन। अच्छा, एक बार वापस सोचते हैं, क्या हमने सर न्यू ऑर्लियंस भी पहले भी कभी पढ़ा है क्या? बिल्कुल पढ़ा है। न्यू ऑर्लियंस हमारे पास इंपोर्टेंट सी पोर्ट भी है और इंपोर्टेंट एयरपोर्ट भी है। और इसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि सर आसपास और नियर टू द गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसके बाद आते हैं हम, देखिए, हम सभी ने पनामा कनाल पढ़ी है। पनामा कनाल कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन। अब देखिए, तो ये आपके पास है पनामा कंट्री, पनामा इस्तमस भी बोलते हैं इसको। Here we have an important airport named as कोलोन एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट है भाई? कोलोन एयरपोर्ट। इसके बाद आते हैं ब्राजील। ब्राजील के अंदर आपके पास जो इंपोर्टेंट एयरपोर्ट है, सॉरी सी पोर्ट है, वो है रियो डी जेनेरियो। देन आफ्टर इन द कंट्री उरुग्वे यू हैव मोंटीवीडियो। का मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझे कि टोटल अमेरिका की अगर मैं काउंटिंग करूं, ईस्टर्न अमेरिका की या फिर ईस्टर्न कोस्ट की अगर मैं बात करूं, होल अमेरिका की, तो अपने पास 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 लोकेशंस हमें याद करनी है। न्यूयॉर्क इन द यूएसए, न्यू ऑर्लियंस ऑल्सो इन द यूएसए, बट इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको, कोलोन इन द पनामा, रियो डी जेनेरियो इन द ब्राजील एंड द मोंटीवीडियो इन उरुग्वे। का काम खत्म। ठीक है, अब हम आते हैं इस तरफ। इस तरफ का मतलब क्या है कि हमारे पास ऊपर यूरोप है और नीचे हमारे पास अफ्रीका है। और अफ्रीका के अंदर एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है साउथ अफ्रीका। यहाँ का जो इंपॉर्टेंट आपके पास जो सी पोर्ट है वो है केप टाउन। इसके बाद हम वापस आते हैं लंदन, जो कि अपने एयरपोर्ट भी पढ़ा है। और बहुत ध्यान से समझेंगे, जर्मनी का जो हमने एयरपोर्ट पढ़ा था वो क्या था, याद करो। जर्मनी का जो हमने एयरपोर्ट पढ़ा था वो था बर्लिन। लेकिन जर्मनी का जो इंपोर्टेंट जो सी पोर्ट है वो है, आपके जो कोर्स में है, वो है हैम्बर्ग। ध्यान से वापस से बता रहा हूं, दोबारा ध्यान से समझेंगे। आपके पास लंदन एयरपोर्ट भी था, लंदन आप सी पोर्ट भी, ठीक है, दोनों सेम है। लेकिन आपने जर्मनी के अंदर जो, या जर्मनी जो कंट्री उसके अंदर आपने जो एयरपोर्ट पढ़ा था उसका नाम था बर्लिन। हियर द सीपोर्ट्स नेम इज हैम्बर्ग। एंड द वेरी मच, बहुत बार ये जो क्वेश्चन आ चुका है, ये देखिए आप इस कंट्री को रिकॉग्नाइज कीजिए बेटा। ये कंट्री, कंट्री का नाम है नॉर्वे और जो सीपोर्ट का नाम है वो है नॉर्थ केप। जब भी एग्जाम में आए हमें कंट्री का नाम नहीं लिखना है, हमें एग्जैक्ट लोकेशन लिखनी है। एग्जैक्ट लोकेशन मेंशन करोगे बेटा तभी नंबर मिलेंगे। अभी अभी हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया कि सर हमने नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट कवर कर लिया, हमने साउथ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट कवर कर लिया, सर हमने अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट कवर कर लिया और हमने यूरोप को कवर कर। ठीक है, आगे देखिए, तो बढ़ते हैं। और अच्छा, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ये वाले जितने भी जो ये पोर्ट्स हैं, ये कौन से ओशियन से कंसर्न है? बताएंगे जरा आप, कौन से ओशियन से कंसर्न है?
ऑल आर कंसर्न विद द अटलांटिक ओशन। कौन से हैं भाई? ऑल आर कंसर्न विद द अटलांटिक। गॉट इट? चलो आगे देखते हैं। तो अब हम देखेंगे पैसिफिक ओशंस के। तो पैसिफिक ओशन के जो सी पोर्ट्स हैं, पैसिफिक का मतलब ये वाला पार्ट पूरा का पूरा ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न एशिया, ईस्टर्न एशिया, ठीक है, एंड वेस्टर्न कनाडा, वेस्टर्न यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोप। देखिए ध्यान से, तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, पैसिफिक ओशन के जो सी पोर्ट्स हैं उनको याद, अब आपको करना क्या है, आपको एक साथ सारे पोर्ट नहीं पढ़ने, आपको भी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ब्रेक कर करके पढ़ना है, तो आपको मेमोराइज बहुत जल्दी होगा। देखिए, सी पोर्ट ऑफ जापान इज योकोहोमा, सी पोर्ट ऑफ चाइना इज शंघाई, जस्ट बिलो द शंघाई इज अनदर सी पोर्ट विच इज हांगकांग। और ध्यान से देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर जो आपके पास जो सी पोर्ट है, दिस इज सिडनी। और ये देखो, ये तस्मान सी है, यानी कि नीचे की ये इस कंट्री को बोलते हैं तस्मानिया। तस्मानिया के बिल्कुल पास अगर आपको वो मार्क लगा दे तो आपको यहाँ पर जो सी पोर्ट लगा करके आना है वो लगा करके आना है मेलबोर्न। देखो यही कंफ्यूजन वहां पर भी था, ऐसा सा ही कुछ कंफ्यूजन था न्यूयॉर्क और न्यू ऑर्लियंस का। ऐसे ही आपको इसको भी मेमोराइज करना है कि सर थोड़ा सा ऊपर की तरफ हुआ तो हम सिडनी लगाएंगे, और अगर तस्मानिया के आसपास थोड़ा सा हमें लोकेशन मिला तो हम मेलबोर्न लगा के आएंगे। देखिए सेम हम वो तो आपके पास जो है वो है वेस्टर्न पैसिफिक, नाउ इट इज द ईस्टर्न पैसिफिक। कनाडा का जो इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है वो है वैंकूवर, जस्ट बिलो इट। यूएसए का जो इम्पोर्टेंट है वो है सैन फ्रांसिस्को। यूएसए के वेस्टर्न कोस्ट पे कौन सा सी पोर्ट है? सैन फ्रांसिस्को। यूएसए के ईस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन सा है? याद करो जल्दी फटाफट। न्यूयॉर्क, यहाँ पर न्यू ऑर्लियंस। ऐसे धीरे धीरे याद होगा, ये ऐसे याद नहीं होगा। ऐसे तो हम लोग सिर पकड़ के बैठ जाएंगे भाई, और हमें तो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है ज्योग्राफी के अंदर। जस्ट बिलो, नॉट जस्ट बिलो, एक्चुअली इट इज इन द साउथ अमेरिका, दिस इज द कंट्री चिले। यहाँ का जो इम्पोर्टेंट जो सी पोर्ट है वो है वालपैराइसो। वालपैराइसो, समझ में आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। और फाइनल हम ये सी पोर्ट के लिए जो हम फाइनल जो स्लाइड देख रहे हैं ये है सी पोर्ट्स ऑफ इंडियन ओशन। बहुत ध्यान से देखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज हो गए तो क्वेश्चन सही नहीं हो किसी भी हालत में। देखिए, देखो बेटा, दिस इज कोलकाता, सभी को पता है, कोई बड़ी बात नहीं, ईस्टर्न साइड में। कराची पाकिस्तान, अभी इनको बार बार फिल्म में और बहुत सारी जगह रहते हैं, ये तो हम लगा ही देंगे। अब इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, देखिए बेटा, एक पोर्ट है सुएज पोर्ट। सुएज पोर्ट इज इन विच कंट्री? इजिप्ट। सुएज कनाल पढ़ी है हमने, सुएज कनाल का जो कंट्रोल है वो कौन सी कंट्री के पास है? इजिप्ट के पास। एंड दिस इज अदन। अदन हमने एयरपोर्ट भी पढ़ा है, अदन हम वापस से सी पोर्ट पढ़ रहे हैं, याद किया था, अदन यमन। अदन यमन, तो कौन से कंट्री में है भाई ये? यमन कंट्री के अंदर। नाउ ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया यू हैव पर्थ। ये हम कौन से क्वेश्चंस के पोर्ट्स पढ़ रहे हैं?
पड़े हैं इंडिया। अच्छा एक बात बताओ, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट पे पर्थ है, तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे कौन सा है सर? सर ऊपर तो सिडनी है और तस्मानिया के आसपास मेलबोर्न है। इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका एक भी क्वेश्चन आउट जाए। अभी तक बेटा हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट नोट्स ऑफ द ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज। ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज के हमने 3 इंपॉर्टेंट ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज के नोट्स देखे हैं। नोट्स का मतलब है एंडिंग पॉइंट। ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस कैनेडियन एंड ट्रांस ऑस्ट्रेलियन। उसके बाद हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट सी पोर्ट। इंपॉर्टेंट सी पोर्ट से जस्ट पहले हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा? इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट। ऐसे आपको याद करना है, इतना अच्छे से याद करेंगे तब जा करके आप सेंटम ज्योग्राफी का नाम रोशन कर पाएंगे। देखिए अब हम आते हैं इंडिया से जो मैप आइटम्स आपके उसमें लिखे हुए हैं, आपका जो सीबीएसई करिकुलम है उसमें लिखे, तो आई थिंक दीज मैप आइटम्स आर कमिंग फ्रॉम द चैप्टर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ फ्रॉम द सेकंड बुक। तो आपको इसमें सिर्फ 2 लोकेशन याद कर, सीधा सीधा पूछेगा, बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा। डेंसिटी सभी जानते हैं, डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉपुलेशन एरिया अपॉन नंबर ऑफ पीपल, हम कहें कि पॉपुलेशन। अब आपको आपके पास सीबीएसई ने कहा है कि हम 2 ही चीज पूछेंगे भाई इस चैप्टर से आप। एक तो स्टेट हैविंग द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन है भाई? बिहार है। अब भाई एक बात बताओ, 12th क्लास के बच्चे तो क्या मुझे इंडिया का मैप भी वापस पढ़ाना पड़ेगा क्या? नहीं, ये तो हम बेसिक प्रैक्टिस खुद घर पे करेंगे, हम खुद बैठ करके करेंगे, हम खुद रिकॉग्नाइज करेंगे इनको, ये जो आपके पास जो डिफरेंट स्टेट्स हैं इनको, और जो आपके पास लोवेस्ट डेंसिटी का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपके पास कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। बस खत्म। इन 2 से अलावा CBSE is not going to ask any more location from this chapter. Okay? So well, आगे देखिए। तो these are the map items from the chapter agriculture. बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, बहुत इजी है स्कोर करना ज्योग्राफी के अंदर, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और स्पेशली ये जो 10 मार्क्स हैं ये तो हमें छोड़ने ही नहीं है, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। देखिए अब हम बात करेंगे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डिफरेंट क्रॉप। सबसे पहले हम 2 क्रॉप देखेंगे। कौन कौन सी क्रॉप देखेंगे भाई? द वन इज व्हीट एंड द अदर वन इज राइस। देखिए भाई, ये मैंने जो मैप लिया है ये 10th की एनसीईआरटी से लिया है, 12th की में भी है। अब इसमें समझने की बात क्या है, ध्यान से देखेंगे। वैसे तो आपसे डायरेक्ट लोकेशन पूछी जाएगी, पर फिर भी सपोज कीजिए कि एग्जामिनर थोड़ा क्रिएटिव हो या फिर पेपर बनाने वाला थोड़ा क्रिएटिव अगर हुआ, मे बी वो आपसे शेड करवा ले, मे बी आपसे शेड करवा ले। तो देखो सबसे पहले तो एक फैक्चुअल चीज याद करनी है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट कौन है भाई? यूपी। एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस कौन है भाई? वेस्ट बंगाल। ये तो हमें मेमोराइज करना ही है। अब आती है बात शेडिंग करने की, तो देखो ध्यान से देखो, हमने लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट पढ़ा यूपी, तो चलो पहले यूपी पहुंचते हैं। कहाँ है भाई यूपी? रहा ये रहा यूपी, ठीक है जी। अब बाई चांस मान लो आपसे शेडिंग करवा ले, तो शेडिंग करने के लिए क्या करना है, ये पैच थोड़ा सा लेफ्ट में मार देना और थोड़ा सा नीचे लेफ्ट पैचिंग कर देना इसकी। तो ये आपका कौन सा प्रोड्यूसर होगा? लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ व्हीट। एंड हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट? द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इज उत्तर प्रदेश। नाउ हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस? थोड़ा फास्ट पढ़ो। हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस? वेस्ट बंगाल। अब करना क्या है भाई, वेस्ट बंगाल कहाँ है? देखो चलो फटाफट देखो जरा। सर वेस्ट बंगाल ये रहा, सर वेस्ट बंगाल जो है ये रहा। अगर बाई चांस मान लो थोड़ा सा बहुत क्रिएटिव अगर आपका पेपर बनाने वाले हुए, क्या पता आपसे शेडिंग करवा ले, तो क्या करना है, थोड़ा सा इसके लेफ्ट में पैच मारना थोड़ा सा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, पूरा यूपी कवर मत कर देना,
ईस्टर्न यूपी जो है वहां पर आपके पास राइस पैदा होता है, राइस का कल्टीवेशन। और ये देखो, ये जो लाइन शो हो रही है आपको, ये वाली, ये डिवाइड कर रही है यूपी के दो डिफरेंट पार्ट्स को। ठीक है भाई। हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट? सर उत्तर प्रदेश। हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस? सर वेस्ट बंगाल। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। फिर हम देखते हैं, देखिए, ये हमने डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स पढ़ी हैं, इनसे रिलेटेड ज्योग्राफिकल जो हमें ज्योग्राफिकल जो आपको क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी चाहिए वो हमने पढ़ी है। तो अब हम डायरेक्ट याद करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? सर उत्तर प्रदेश। हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी? सर आसाम। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी? कर्नाटका। लोकेशन याद है या एक बार याद दिलवाऊं? बाबू बुदान हिल्स। देखिए, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर? द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर? केरला। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन? महाराष्ट्र। एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जूट? वेस्ट बंगाल। ये आपको याद कर। अब ये जो मैंने जो दोनों स्लाइड्स पढ़ाई हैं, मैं इनको वापस से समराइज करता हूं एक बार। ये है समराइज। देखिए, और ध्यान से देखेंगे। बताएं, हमने यूपी को 2 बार पढ़ा, सर कहाँ कहाँ पढ़ा है? सर हमने ये देखा कि यूपी इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड शुगर केन। सर आसाम इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी। वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड जूट। कर्नाटका इज इंपॉर्टेंट कॉफी प्रोड्यूसिंग एरिया। महाराष्ट्र इज एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार एंड चलिए, वेल, बहुत अच्छे। यहाँ पर आकर के आपका एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है, या एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट से आप मैप पे लोकेशंस आ सकती हैं, वो खत्म, वो एंड अप होती हैं। चलिए देखते हैं, और थोड़ा सा एक बार कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करने की। वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस क्लास के अंदर जितना कर सकते हैं हम करते हैं। तो ये जो लोकेशंस हैं, ये कहाँ की हैं भाई? ये लोकेशंस हैं आपके कौन से चैप्टर की हैं? मिनरल्स वाले चैप्टर की हैं, बुक 2 मिनरल्स। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसके अंदर कुछ लोकेशंस हैं जिनको येलो शेड में डाला हुआ है। येलो शेड में इसलिए डाला हुआ है क्योंकि दीज आर द लोकेशंस all should memorize for your class 12th BSc एग्जाम। तो देखते हैं फिर, आयरन और माइंस। ठीक है, आयरन और माइंस कहाँ कहाँ पर है ये हमें याद नहीं कर रहा है। हमें ये याद करना है कि हमारी बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर कौन कौन सी माइंस वो पूछ सकता है। चलिए तो देखते हैं। द फर्स्ट वन इज मयूरभंज, पहले शेडिंग करते हैं। सेकंड वन इज बेलाडिला। द थर्ड वन इज रत्नागिरी। एंड द फोर्थ वन इज बेल्लारी। आपके पास कितनी लोकेशंस हुई भाई बताएं? आयरन और माइंस की आपके पास कितनी लोकेशंस हुई? सर हमारे को टोटल आयरन और माइंस क्लियर करने के लिए एग्जाम में 4 लोकेशंस चाहिए। सिंपल, कोई फालतू बात नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट। मयूरभंज इज ए लोकेशन इन, बताओ भाई कौन सा है, कौन सा स्टेट है ये? उड़ीसा। रत्नागिरी लोकेशन ऑफ आयरन ओर इन महाराष्ट्र। बेल्लारी इन कर्नाटका एंड बेलाडिला इज इन, बताओ भाई बेलाडिला। चलो ये काम मैं आपके ऊपर, आपको भी तो स्टेट याद होंगे ना, ये चीजें मैं बता दूंगा तो आप कैसे मेहनत करोगे। ये 4 लोकेशंस आपको आयरन और माइंस के लिए याद करनी है, मेमोराइज करनी है। और इन 4 लोकेशंस के अलावा 5th लोकेशन आपसे
नहीं है if we concern iron ore mines. The next is bauxite mines and copper mines. चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बॉक्साइट। बॉक्साइट कटनी, बिलासपुर, कोरापुट। बिल्कुल आराम से याद करें। ये आपके पास इस तरीके से जा रहा है ये लोकेशन। कटनी इज ए लोकेशन इन, और थोड़ा सा इसको देखिए, कटनी इज लोकेशन इन मध्य प्रदेश, बिलासपुर इन छत्तीसगढ़, एंड द कोरापुट इज इन, तो भाई कोरापुट कहाँ आएगा? उड़ीसा। ठीक है, पर आप इसको मगअप कीजिए। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपका जो कंप्लीट, जो आपका जो मैप के जो आइटम्स हैं वो कंप्लीट करा दें, एंड आई विल अपलोड दैट क्लास श्योरली टुमारो। थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच।